जब सजा हो जंग का मैदान, जब तोप के मुहाने उगलते हैं बारूद के अंगारे, जब होती है आसमान में मिसाइलों की बौछार, जब आसमान में लिखी जा रही हो विनाश की इबारत, तब होता है असली युद्ध। और इस युद्ध का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कमांड सेंटर में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेजर गौरव आर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कमांड सेंटर में। तो कमांड सेंटर में आपका स्वागत है। इस वॉर जोन के ऊपर खास कवरेज में हमारे जांबाज रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट भी देंगे, जिनके साथ हम बात करेंगे कि इस समय ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले मेजर गौरव आर्या, 4 बड़ी खबरें जिनके ऊपर आज बात करेंगे कमांड सेंटर में, एक एक करके आएगी। सबसे पहले जो बड़ी खबर आज के दिन की रहने वाली है, जिसके ऊपर चर्चा होगी, और वो बड़ी खबर है 15 शर्तों वाला प्लान। डोनाल्ड ट्रंप एक प्लान दे रहे हैं 15 शर्तों वाला, 15 पॉइंट्स वाला। क्या कहेंगे? 15 पॉइंट वाला है दमदार या क्या कहेंगे? देखिए गौरव, इसमें 2 बातें हैं हमें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है उसको ईरान ने अग्री नहीं करा। ईरान ने तो यह भी नहीं माना कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातें कर रहे हैं जी। हमारी अमेरिका के साथ कोई बातें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप 15 पॉइंट्स लिखता है अपने प्लान में जी। और उन पॉइंट्स में क्या है? आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, आपके पास ये जो आप मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है कि समुद्र से कोई भी जहाज जाए आप उसको रोकेंगे नहीं, ये सारी की सारी बात है। इसमें से नया कुछ भी नहीं है। नया कुछ नहीं है, लेकिन नया क्या हो सकता है वो आगे हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आज के दिन की जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और बात होगी एक बिचौलिए की। समझ रहे हैं कौन है बिचौलिया? बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कौन है बिचौलिया, बिल्कुल समझ रहा हूं। ये बिचौलिया है पाकिस्तान जी, जो हर जगह बीच में मेरा 10%, मेरा 5%, मेरी जेब में कितना आ रहा है, भुखमरे की तरह घूम रहा है पाकिस्तान जी। तो ये पाकिस्तान के ऊपर बात हम जरूर करेंगे। तीसरी बड़ी खबर आज के दिन की जिसके ऊपर बात होगी, और तीसरी बड़ी खबर है कि बैकफुट के ऊपर कौन है। पहले 5 दिन, अब 30 दिन, फिर 15 सूत्रीय एक पूरा पॉइंट्स वाला प्लान। ये बैकफुट पर है कौन? इसके ऊपर बात करनी है। आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वक्त कहना काफी मुश्किल है ये कहना कि ट्रंप बैकफुट पे है, नहीं, क्योंकि जो भी हम खून खराबे की वीडियोस देख रहे हैं, जो भी तहस नहस की हम वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कोई भी वीडियो ईरान की नहीं है। ईरान में रिपोर्टर्स नहीं है, रिपोर्टर्स सारे के सारे इजराइल में हैं। तो इजराइल में जो बम गिरता है वो क्लियर है, ये बिल्डिंग में आग लग गई, धुआं निकल गया। लेकिन वो वीडियोस कहां हैं जहां पे पूरे ईरान के शहर को नस्तनाबूद कर दिया? वो वीडियोस कहां हैं? इस पे भी बात होगी। चलिए इसके ऊपर भी बात होगी। ये दिन की तीसरी बड़ी खबर है। बैकफुट पर कौन है? आपके जहन में सवाल होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, इजराइल है, तो जरा रुकिए, बात करेंगे इसके ऊपर भी। चौथी बड़ी खबर अब देश में आ चुकी है, जो स्क्रीन पर टेंशन में मुस्लिम देश है। कौन से मुस्लिम देश हैं? वर्चस्व की लड़ाई है। मुस्लिम देश टेंशन में है? आपको लग रहा है कि कोई टेंशन में है? गौरव, ये पूरा मामला ही वर्चस्व का है। जो आपने शब्द बोला यहां पे, पूरा मामला वर्चस्व का है। ये लड़ाई है कि आलम इस्लाम का लीडर कौन है, खलीफा कौन बनेगा जी। इसमें अभी सऊदी अरेबिया है, क्योंकि मक्का और मदीना सऊदी अरब में है, लेकिन वहां पे चुपचाप तुर्की बैठा है। तुर्की अपने गेम खेल रहा है, यूरोप का हिस्सा है, नेटो का हिस्सा है। वहां पे ईरान कहता है नहीं, अगर इजराइल के खिलाफ कोई खड़ा है तो ईरान खड़ा है, ईरान को होना चाहिए पाकिस्तान। भिखारी पाकिस्तान बीच में कहता है कि नहीं, वी आर द ओनली नेशन, इस्लामिक नेशन विद न्यूक्लियर वेपन्स। ये तो गद्दी पे हम ही बैठेंगे जी। ये बात, जहाज इनका निकल नहीं पाया वहां से, हॉर्मुज़ से जहाज निकल नहीं पाया पाकिस्तान का। ये बिचौलिए बनेंगे। आगे बात करेंगे। इन 4 बड़ी खबरों के ऊपर हमारी खास नजर होगी, लेकिन शुरुआत में करने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है, भयंकर हो चुकी ईरान जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध को खत्म करने को बेताब दिख रहे हैं। जी हां, वो ईरान संग बातचीत करना चाहते हैं। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान भेज दिया है। इस 15 पॉइंट में 1 महीने में के सीज़फायर से लेकर हॉर्मुज़ को खोलने की बात की जा रही है, लेकिन ईरान ने इसका जवाब नहीं दिया। जवाब अभी आया नहीं, चुप है ईरान। दावा किया गया है कि प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ही भेजा गया है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे।
ट्रंप ने खेला 15 पॉइंट वाला कार्ड। नया प्लान क्या मानेगा ईरान? क्या 1 महीने के लिए रुक जाएगी वॉर? पल में तोला पल में माशा, ये मिजाज ट्रंप का है। शायद इसी मिजाज की वजह से उन्होंने आनन फानन में इजराइल से ईरान पर हमला करवा दिया और जंग को आग की तरह फैलने के बाद उसे रोकने के लिए अलग अलग प्लान सोच रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका खुद ही ईरान से बातचीत करना चाहता है और किसी तरह युद्ध खत्म करना चाहता है। तभी तो अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान भेज दिया है। इस योजना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी पाबंदियां लगाना और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया, जिसने इस मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में ही ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि अमेरिका और ईरान 1 महीने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा करेंगे, जिसके दौरान वो 15 पॉइंट वाले प्रस्ताव के आधार पर बातचीत करेंगे। यानी अमेरिका जंग छोड़कर बात करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान जंग पर अमेरिका बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार युद्ध खत्म करने की बात कह रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि 5 दिन के लिए ईरान के तेल ठिकानों पर हमला रोका जा रहा है, तो कभी ईरान को बातचीत के लिए 15 पॉइंट वाला प्लान भेज देते हैं। तो ये 15 पॉइंट्स वाला पूरा फॉर्मूला क्या फिट बैठ सकता है और इसके पीछे क्या ये समझा जाए कि बैकफुट के ऊपर है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसके ऊपर बात होगी जब हम इजराइल का जिक्र कर रहे हैं। तो इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक और काबिल गौर है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील के लिए 15 पॉइंट तैयार किए गए। 15 पॉइंट्स में से कुछ का मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद गौरव आर्य से भी बात करेंगे, मेजर गौरव आर्य से। 1 महीने के लिए युद्ध विराम होगा। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 15 पॉइंट्स क्या हैं। मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं कि युद्ध विराम होगा 1 महीने के लिए। पहले 5 दिन का जिक्र था, 1 महीना। ईरान की ओर से अब तक विकसित की गई परमाणु क्षमताओं को खत्म करना होगा, यह भी एक शर्त रखी गई है। ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, कि सीधे तौर पर यह बोल दिया कि आप कभी कोशिश नहीं करेंगे अपने पूरे आगे के समय में कि परमाणु हथियार को भूल जाइए। इन 15 पॉइंट्स को लेकर अब दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्या इन पॉइंट्स को लेकर ईरान सहमत हो सकता है? बड़ा सीधा सवाल। गौरव, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मामला है ही नहीं जी। ये 15 पॉइंट हो, 25 हो, 50 हो, ये मामला है ही नहीं जी। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या बोला? सबसे पहले आपने ये बोला था कि 1 महीने के लिए लड़ाई रुक जाए जी। अब देखिए, अगर 1 महीने के लिए लड़ाई रुकती है जी, इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम मिला है ईरान को, जो मोमेंटम मिला है पूरे मिडिल ईस्ट को यहां गर्दन से पकड़ रखा है ईरान ने, वो मोमेंटम खाली हो जाए। यानी कि 1 महीने तक हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम भी हमें परेशान नहीं करोगे, और हम इसमें बातचीत करेंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप का पुराना झांसा है, ईरान के ऊपर 2 बार इस्तेमाल कर चुका है। यानी कि इसको 1 महीना चाहिए, किसके लिए? शांति बहाल करने के लिए नहीं, इसको 1 महीना चाहिए बाकी युद्ध की तैयारी करने के लिए। ही इज नॉट प्रिपेयर्ड। डोनाल्ड ट्रंप झांसा दे रहा है ईरान को। तो 1 महीने का सीधा मतलब है कि तैयारी के लिए, एक तैयारी करके 1 महीने बाद एक और बड़ा वार होगा। इस बार से और बड़ा वार हो सकता है। मुझे एक और चीज जाननी है, लोग जानना चाहते होंगे। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज़ खोल दीजिए, ईरान कह रहा है कि नहीं, हॉर्मुज़ के ऊपर या जो समुद्र है उसके ऊपर कंट्रोल मेरा चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि दोनों में कोई बीच का रास्ता है? ईरान के पास सिर्फ एक ही चाबी है, एक ही हथियार है जी, कि ईरान जब मन चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, और इसको अमेरिका भी नहीं खुलवा पाया। अगर ये पहली शर्त मान लेता है ईरान कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, फिर ईरान के पास तो कुछ नहीं रह गया। फिर है क्या ईरान के पास? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपने खोल दिया, पहली चीज। हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ये आपने साइन कर दिया। आपने ट्रंप को 1 महीना दे दिया, ये ईरान के लिए मौत का सामान तैयार हो रहा है। मैं एक और चीज इसमें बहुत अहम पॉइंट है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। कह रहा है कि हिजबुल्लाह, हुती जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं बंद कर दीजिए, वो भी मत कीजिए। यानी कि एक तरह से अपने हाथ काट लीजिए हर जगह पर। मैं ईरान के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहा हूं, तो यही कहने के मतलब है कि हॉर्मुज़ छोड़ दीजिए, परमाणु मत बनाइए, हुती हिजबुल्लाह को भी कोई सपोर्ट मत करिए। तो क्या किसी पॉइंट पर लग रहा है कि 15 में से के 2, 4, 5, 10 जिसके ऊपर सहमति बन सकती है? देखिए गौरव, साफ सीधी बात है, आप ईरान के हाथ भी काट दें, आप ईरान के पैर भी काट दें, और जब हाथ और पैर आप ईरान के काट दें तब आप बोले भाई साहब कुर्सी पे बैठिए और हमारे साथ बातचीत करिए। ईरान कभी नहीं, ईरान की फॉरेन पॉलिसी हिजबुल्लाह है, ईरान की फॉरेन पॉलिसी हमास और हुती हैं,
और ये दर्जन भर आतंकी संगठन जो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में हैं, जी। वो ईरान की असली ताकत है। ईरान की असली ताकत आप सिर्फ ये मत समझिए कि उसकी फौज है या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है या उसकी जो भी नेवी एयरफोर्स व्हाटएवर इट इज, वो है उसकी ताकत, नो डाउट। लेकिन असली मजबूती क्या है ईरान की? हमास, हिजबुल्लाह। जब मन चाहे यहां से एक फोन कॉल गया और वहां पे एक आतंकी वारदात हो गया। ये है ईरान की असली स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं, जिन पॉइंट्स के ऊपर 15 पॉइंट्स का, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में उसके ऊपर चर्चा हो रही है जी। मेरा पॉइंट यह है कि जो जिक्र हो रहा है कि समुद्र के रास्ते से जो चीजें निकल रही हैं उनके ऊपर आप ज्यादा कंट्रोल मत कीजिए। आपने कहा कि और ईरान के पास है ही क्या, लेकिन अब पूरे खाड़ी के देश अमेरिका, इजराइल सब इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हॉर्मुज को अगर निकाल दिया जाता तो शायद आज तक ईरान बिल्कुल बैकफुट पर चला गया होता। उसने ही पूरी गेम को घुमा कर रख दी। जी। आपको लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर और डिस्कशंस होंगी या इस पॉइंट ने ही इस पूरी जंग को इस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है? गौरव, सबसे बड़ा पॉइंट ही है जो आप बता रहे हैं, ये मेन पॉइंट है। ईरान किस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है। जी। देखिए, अगर ईरान ये कहता है कि हम आपके ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, आप हमारे ऊपर मिसाइल मारिए, तो ये तो अमेरिका के लिए बड़ा आसानी का खेल है, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, ईरानियों ने उसका नाम नहीं सुना है। लेकिन क्या ईरानियों ने किया है कि ईरानियों ने सबके गर्दन पे हाथ डाल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके। और वहां पे अगर हम रेड सी की बात करें, अगर हम पिछले इलाके की बात करें, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यमन की, तो वहां पे हुथी बैठे हुए हैं जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने लिया। हुथी वहां पे ब्लॉक करेंगे। वहां पे इंटरनेट केबल्स हैं जिसमें दुनिया भर में इंटरनेट जाता है, यानी कि एशिया के, भारत में भी जाता है, पाकिस्तान में भी जाता है, बाकी सारे देशों में वहीं से इंटरनेट की केबल्स हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान से ले लेते हैं तो भाई ईरान के पास बचा क्या? तो जब यह बात खत्म होगी और फिर प्लानिंग की जाएगी, तो सबसे पहले ये जितने भी खाड़ी के देश हैं, ये सबसे पहले बोलेंगे यार कि अगर ईरान के मुंह में आपने खून लगा दिया एक बार, आपने ईरान को बोल दिया कि देखो यार, अगर तुमने हॉर्मुज बंद कर दिया तो पूरी दुनिया का गला सूख जाएगा। ईरान बार बार ये करेगा, एक ऐसा तरीका निकालो कि ऑयल एंड गैस हम लोग एक्सपोर्ट करते रहें और ईरान उसमें कुछ ना कर पाए। अगली प्लानिंग ये है। मेरा एक और पॉइंट है जी, चीन और रूस 15 पॉइंट के ऊपर उनका भी कोई रिएक्शन होगा या ईरान उनके पास भी जाएगा कि ये देखिए ये हो रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये हमें कहा जा रहा है कि बंद कर देंगे सब कुछ, तो क्या मैं सहमति कर दूं? क्या उनका भी कोई रोल रह सकता है इन 15 पॉइंट्स के ऊपर सहमति को लेकर? देखिए गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर उनकी सहमति नहीं ली जाएगी, लेकिन उनका रिएक्शन जरूर आएगा। कम से कम रशिया का आएगा। चाइना की आदत है दबे लफ्जों में बोलता है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था थोड़े समय पहले कि चाइना ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है आगे का। चाइना कहता है कि विंड, सोलर, न्यूक्लियर एनर्जी, इस पे जाओ। ये तेल पेट्रोल में कुछ नहीं रखा है। आपको एक बात ये भी पता होगी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो बन रही हैं दुनिया में, वो चाइना में बन रही हैं। चाइना की कंपनी है जो दुनिया की आधी से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही हैं। चाइना ये कह रहा है कि आज से 10-15 साल के बाद क्या तेल और हमारा क्या रिश्ता रहेगा, हम इस चीज को ही खत्म कर देंगे। तो ये भी बातें चल रही हैं। ये जो 15 पॉइंट है, क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा चाइना का? बिल्कुल रहेगा। क्या रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कमांड सेंटर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब बिचौलिए का जिक्र हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर है, ईरान अमेरिका की जंग में शांति के लिए पाकिस्तान ने मीडिएटर बनने की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके लिए आसिम मुनीर ने ट्रंप से फोन पर भी बात की। अब मध्यस्थ के नामों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नाम की भी चर्चा है। इसके साथ ही कारोबारी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनेर भी शामिल हैं। तो ये अहम और बड़ी खबर। आतंकी फैक्ट्री का पहरेदार बनेगा शांति का ठेकेदार। खुद की जंग में उलझा पाकिस्तान देगा युद्ध का शांति समाधान। टेरर एक्सपोर्टर या पीस ब्रोकर। दुनिया में चल रही सबसे बड़ी जंग के बीच पाकिस्तान अचानक दुनिया का नया स्विट्जरलैंड बन गया। क्या पाकिस्तान की हैसियत है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति की मेजबानी कर सके, जिस देश की अपनी अर्थव्यवस्था आईएमएफ की भीख पर टिकी हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी आर्मी चीफ आसिम मुनीर चलाते हो? सवाल है कि वो निष्पक्ष मीडिएटर कैसे बन सकता है? पाकिस्तान कह रहा है हम दोनों तरफ दोस्त हैं। तो सवाल है, जो पाकिस्तान यूएस से डॉलर मांगता हो, चीन को गवादर देता हो और ईरान से बॉर्डर शेयर करता हो,
वो न्यूट्रल है या डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल, अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए अहम भूमिका निभाई थी, तालिबान को ताकत दिलवाई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज पाकिस्तान खुद टीटीपी के आतंक से जूझ रहा है। तो पाकिस्तान फिर वही पुराना खेल यूएस ईरान में क्यों दोहरा रहा है? क्या यह केवल शांति वार्ता है या पाकिस्तान का कोई पर्सनल इंटरेस्ट? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कहां है? जब वो खुद अपने घर में शांति नहीं रख पा रहा, तो वो दुनिया में शांति कैसे कायम करेगा? तो बिचौलिए का जिक्र हो रहा है। मेजर गौरव आर्या, हजम हो रही है बात बिचौलिए ऐसा वाली? कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ये पहले कमेंट है। ये पहला कमेंट है, इसके ऊपर और बात करेंगे, लेकिन चलिए आइए चलते हैं और कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और इन तथ्यों के साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का इस समय जिक्र हो रहा है या पाकिस्तान जिक्र करवाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ग्राफिक्स हमारे सामने आ चुके हैं। फंड चाहिए, देखिए हो क्या रहा है। यह है शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है और दूसरी तरफ है ईरान। अब पाकिस्तान को है क्या? फंड चाहिए, एक तरफ से अमेरिका से और दूसरी तरफ से तेल चाहिए ईरान से। मतलब दोनों तरफ अपनी गेम को सेट करने की कोशिश है जी। लेकिन इसमें दो बातें गौरव जो मैं आपको बताता हूं। जो तेल लेता है पाकिस्तान ईरान से, वो 90% स्मगल्ड ऑयल है। वो पाकिस्तानी रियासत नहीं, पाकिस्तानी रियासत के और पाकिस्तानी फौज के स्मगलर हैं। उनके आशीर्वाद से ये लोग बलूचिस्तान के अंदर स्मगल करते हैं। तो उस किस्म का तेल आता है। ये नॉर्मल तेल की पाइपलाइन बननी थी, इसने नहीं करी। क्यों? क्योंकि सैंक्शनड ऑयल है। क्यों? जैसा आपने लिखा है, फंड चाहिए। लिखा ना आपने, फंड चाहिए। अगर आप उनसे तेल लेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे। इनके डर के मारे उनको धोखा दे दिया है। ये चोर रास्ते से तेल आ रहा है, चोर रास्ते से तेल आ रहा है। पूरा स्मगल्ड माल है बलूचिस्तान से जो आ रहा है। चलिए अगला ग्राफिक आएगा। हथियार चाहिए, अमेरिका से हथियार चाहिए और इधर शिया मुसलमान को खुश भी करना है। ये भी एक पाकिस्तान के जहन में दिन रात बात गूंजती रहती होगी कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जी, इसमें भी दो बातें हैं, मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो ये है कि हथियार जो पाकिस्तान के पास हैं आज की तारीख में, वो ज्यादातर ऑलमोस्ट 80% हथियार अमेरिका से नहीं, चाइना से आते हैं। यस, आप ये देखिए पाकिस्तान क्यों पिटा। ऑपरेशन, ऐसी बात नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकन हथियार होते तो उसको मार नहीं पड़ती, लेकिन ज्यादा इसलिए पड़ी क्योंकि उसके पास चीनी हथियार है और सबके सब फेल हो गए। वही हथियार वेनेजुएला में फेल हुए, वही हथियार ईरान में फेल हो गए। तो चाइनीज वेपन्स आर अ फेलियर, ये पहली बात है। दूसरी चीज, जहां तक शिया मुसलमान हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर, और ये बड़ी सेंसिटिव मामला है, ये पाकिस्तानी फौज के अंदर शिया मुसलमान हैं। अगर वो हथियार उठा लेते हैं अपने स्टेट के खिलाफ, क्योंकि ईरान के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो ईरान को इंपॉर्टेंट समझते हैं, ईरान उनको इंपॉर्टेंट समझता है। विद्रोह ना हो जाए अंदर, वो भी ध्यान में रखना होगा पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात ये विद्रोह है। जी, अगला पॉइंट आ गया। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की एक कोशिश है, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच इस समय स्थिति है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान चाहता क्या है, ये देखिए क्या लिखा हमने जी। आपको लग रहा है कि यही चाहता है? ये हो पाएगा कभी जिंदगी में? देखिए, सम्मान, इज्जत, ये सब चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के शब्दावली में है नहीं। ये फॉरेन लैंग्वेज है उनके लिए, उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। जहां तक कह रहे हैं अफगानिस्तान पर दबाव, डेफिनेटली पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। अफगानिस्तान को हर समय पाकिस्तानी फौज ने अपना 5वां सूबा यानी कि 5th स्टेट समझा है। और आज की तारीख में जब वहां से अटैक होता है या उनके साथ लड़ाई होती है, तो इनको हजम नहीं हो पाती पूरी बात। दे वॉन्ट टू कंट्रोल अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में कौन लीडर बनेगा, हमारी बात मानता है नहीं मानता है, एक वो बात है। दूसरी चीज, भारत की तरह सम्मान, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं गौरव, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं। सम्मान भारत की तरह, उनको किसी भी तरह का सम्मान नहीं है। सम्मान और पाकिस्तान, ये दोनों अलग है। दीज आर ऑपोजिट्स, इनका कोई आपस में, एक तरफ सम्मान, एक तरफ पाकिस्तान। दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए अगला पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। अफगानिस्तान पर दबाव का जिक्र हो गया, भारत की तरह सम्मान की बात आपने कर दी, लेकिन मेरा पॉइंट यह भी है कि पाकिस्तान सब कुछ करने की कोशिश तो यही कर रहा है कि इधर से भी कुछ मिल जाए, उधर से भी कुछ मिल जाए, तो उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन इस सबके बीच सवाल है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका और IMF के ऊपर भी जो नजर बनाए हुए है, उसका भी एक हम निचोड़ कहें कि ये स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है? पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल के ऊपर आकर अपनी जमीन पे कोई समझौता करवाने की जो बातचीत या कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें दो बातें फिर से मैं आपको बता देता हूं और सीधी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो, ईरान ने सबके ऊपर मिसाइल मार दी, जितने भी मुस्लिम देश थे जिनके पास तेल है, गैस है। ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर ईरान ने मिसाइल नहीं मारी। नीचे ओमान है, ऊपर जॉर्डन है, इजराइल बगल में है जो कि मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन उसके नीचे देखिए सऊदी अरब है।
फिर आप कुवैत की बात करें, फिर आप कतर की बात करें, फिर आप यूएई की बात करें, तो सब पे मिसाइल मार रखी है। अब बात करेगा तो करेगा कौन? पहली बात। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान यह चाहता है कि किसी तरीके से काम आए। सऊदी अरब कह रहा है अटैक करो ईरान के ऊपर, तुमने तो हमारे साथ डिफेंस डील साइन कर रही है। आपने वादा करा है कि अगर सऊदी अरब पे हमला है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला है। अब मानो पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया तो आप अटैक क्यों नहीं कर रहे? तो आइए गौरव आर्य, हम मेजर गौरव आर्य, हम बात कुछ चित को आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान जिस तरीके से चाह रहा है, जी, चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बार बार शांति दूत बनने का नाटक करता है, लेकिन नतीजा हमेशा धोखा और नुकसान में बदल जाता है। क्या सहमत है? मैं गौरव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट में एक बात बताना चाहता हूं। जी। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हो रहा है, 6 लोकेशन में होना था, वो 2 हो गई। जी। ये एक T20 का मैच नहीं करवा पा रहे। इनकी 23 मार्च की सबसे बड़ी परेड होती है, वो डर के मारे 23 मार्च की परेड नहीं करवा पा रहे पाकिस्तानी। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि समझौता करवाएंगे। जो एक T20 का मैच नहीं करवा पा रहा, वो समझौता कैसे करवा सकता है? पाकिस्तान का एक चुंगी नाके की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नोएडा में है ना DND, लोग पैसा देते हैं टैक्सी वाले, वो पाकिस्तान है। ये चुंगी नाका स्टेट है, इसको पैसा देके बोला कि तुम होस्ट करो। पाकिस्तान सोचता बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी चीज होती है गौरव, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, शांति समझौते का हम जिक्र कर रहे हैं और जिसमें पाकिस्तान अपनी एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल इस सबके बीच यही है कि समझौता हो पाएगा या पाकिस्तान कोई भूमिका निभा पाएगा? पाकिस्तान ने, मैं आपको यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो नतीजा रहा है इससे पहले जो कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने 2020 में यूएस तालिबान दोहा पीस एग्रीमेंट में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने समझौते के लिए दोहा में पॉलिटिकल ऑफिस दिया, तालिबान नेतृत्व का सपोर्ट कर दिया, दावा भी किया कि अफगानिस्तान में अब स्थिर सरकार आएगी, लेकिन नतीजे उसके खिलाफ आ गए। 2021 में काबुल में तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन कर दिया और इसी टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले करके उसे दहला दिया। ये जो चीजें हो रही हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि इससे पहले भी ये ऐसी कोशिशें की गई हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला वो हमारे सबके सामने। जी, आज की तारीख में गौरव आपको पता है ये तालिबान क्यों इतना रूठा हुआ है पाकिस्तान से? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जांपल हजारों हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। तालिबान क्यों परेशान है, पाकिस्तान से क्यों नफरत करता है? आपने दोहा एग्रीमेंट की बात करी, दोहा अकॉर्ड की बात करी। साइन करने वाला तालिबान की तरफ से था मुल्ला बिरादर। मुल्ला बिरादर को पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान बुलाया, आप हमारे मेहमान हैं, हम सबसे ज्यादा मेहमान नवाज कौम है, पाकिस्तानी कौम सबसे मेहमान नवाज। और जब वो आया तो उसका स्वागत किया गया और 9 साल पाकिस्तानियों ने मुल्ला बिरादर को जेल में रखा और उसे टॉर्चर किया। ये पाकिस्तानी सारे तालिबान की लीडरशिप के साथ कर चुके हैं। दैट इज व्हाई यू सी द हेट्रेड। ये नफरत है ना तालिबान की पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, उनका एक एम्बेसडर था। उस एम्बेसडर ने लिखा है माय लाइफ विद द तालिबान में कि साहब ये 2 मुंह लोग हैं, इनके मुंह में 2-2 जबानें हैं, ये सबसे अलग अलग बातें करते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज से वापस लौट आया गया है पाकिस्तान का जहाज। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तानी जहाज नहीं पार कर पाया हॉर्मुज और पाकिस्तान में इस समय ईंधन की कमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ईरान जंग में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन इस बीच हालात देखिए कि पाकिस्तान का जहाज ही आगे जाने की इजाजत उसे नहीं मिल पाई है। और ये बड़ी खबर है इस समय, एक तरफ 15 सूत्री या पॉइंट्स वाला एक पूरा प्रपोजल है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की यह स्थिति है जहां पर हॉर्मुज से उसका जहाज आगे बढ़ने नहीं दिया गया। जंग में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की पेशकश की है, जो अब तक की खबरें आ रही हैं। और इस बीच ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय फ्यूल की कमी है, ईंधन की बहुत कमी है, हाहाकार है आम लोगों में, पाकिस्तानियों में। लेकिन इस बीच इंतजार किया जा रहा था या उम्मीद की जा रही थी कि मध्यस्थता की पेशकश कर दी है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पाकिस्तान करवा रहा है, तो शायद पाकिस्तान के जहाज को वहां से निकलने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसकी एयरफोर्स ने तेहरान में 2 अहम नौसैनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। इन ठिकानों का इस्तेमाल लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें बनाने में हो रहा था जो समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना साध सकती हैं। इजराइल एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने इन सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाकर ईरान की मिसाइल क्षमता पर
बड़ा प्रहार कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। एक तरफ 5 दिन के लिए ट्रंप बोले थे कि नहीं होगा अटैक, दूसरी तरफ जिक्र हुआ था 30 दिन का, जो 15 पॉइंट्स का एक पूरा प्रपोजल भेजा गया। और इस बीच देखिए क्या हो रहा है। और इस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि जमीन और समुद्र में जो वार करने वाला, उत्पादन करने वाला मिसाइल का वो पूरा प्लांट था, उसको टारगेट किया गया है। अहम नौसैनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। एक और बड़ी खबर इस समय, इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक और बड़ा दावा किया है कि तेहरान में क्रूज मिसाइल फैसिलिटी पर। और इस बीच एक और खबर, तेल संकट पर पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आया है कि देश के पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल हैं, फ्यूल की भारत में कोई कमी नहीं है। और साथ ही यह भी अपील है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पर ध्यान ना दें। सालाना 26,000 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता रखता है भारत। तो इस समय अगर आपके जहन में चल रहा हो कि चलिए पेट्रोल लेकर आए या डीजल जल्दी से भरवा लें, तो निश्चिंत रहिए, सरकार यह कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। तेल का पूरा स्टॉक है भारत के पास, और पूरा बता भी दिया कि सालाना 26,000 करोड़ टन कच्चे तेल की रिफाइन करने की क्षमता है भारत के पास। आगे बढ़ेंगे कमांड सेंटर विद मेजर गौरव आर्य में बात करेंगे कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग में बैकफुट के ऊपर है कौन। इसके ऊपर बात होनी बहुत जरूरी है। बैकफुट के ऊपर है कौन? दरअसल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के संकेत दिए हैं, और इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका इस जंग का एक कूटनीतिक समाधान चाहता है, क्योंकि इस जंग का असर सीधे सीधे वैश्विक तेल संकट से जुड़ा है। खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था से पूरी गेम जुड़ी हुई नजर आ रही है। क्या खत्म हो गया ईरान का बारूद? इजराइल का आयरन डोम फेल। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऑयल ब्लैकमेल में फंस गए हैं? पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजराइल के प्रहार ने उसकी सैन्य क्षमता की लगभग कमर तोड़ दी। बावजूद इसके ईरान मिसाइलों की बौछार करने में पीछे नहीं, लेकिन दावे के मुताबिक अंदर की खबर यह है कि ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत के बाद ईरान का कमांड एंड कंट्रोल बिखर चुका है। ईरान का सैन्य पतन। दावे के मुताबिक ईरान के कई मिसाइल डिपो तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी बमबारी ने ईरान की जवाबी हमला करने की क्षमता को 60 से 70% तक कम कर दिया है। नतीजा यह है कि ईरान अब सीधी जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है, अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल का इंटरसेप्टर संकट। उधर भले ही इजराइल हमलावर है, लेकिन वो एक खतरनाक जाल में फंस गया है। जंग में ईरान की मिसाइल टेक्निक के आगे इजराइल के आयरन डोम थके हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खतरनाक स्तर पर कम हो गया है। इसके साथ ही इजराइल चौतरफा वॉर झेल रहा है। एक तरफ ईरानी मिसाइलें, दूसरी तरफ उत्तर से हिजबुल्लाह और दक्षिण से हूथी, दोनों इजराइल पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर। सुपर पावर अमेरिका पश्चिम एशिया में बहुत भारी है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर बैन लगाकर ईरान ने ग्लोबल मार्केट में आग लगा दी है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि युद्ध की लागत अरबों खरबों डॉलर के पार पहुंच गई। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने जंग के बीच बातचीत के संकेत दिए। उधर इस जंग में अरब के कई बड़े देश बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के निशाने पर अरब के तेल के कुएं और अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। इसलिए ईरान बिना संकोच अरब देशों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। तो अब सवाल यही है कि बैकफुट के ऊपर है कौन? $1,00,000 का सवाल है मेजर गौरव आर्य। बैकफुट पर कौन है? ईरान है, अमेरिका है, इजराइल है, कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ओवरऑल एक परिप्रेक्ष्य में देखें लॉन्ग टर्म, तो ईरान बैकफुट में है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान बैकफुट पे है, क्योंकि ईरान ने सबकी रातों की नींद जो है वो हराम कर दी है। तो सब, आप किसी से पूछिए, सबका एनालिसिस यही कि नहीं, ईरान जो है उसने सबको मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, और ऐसा क्यों नहीं है ये मैं आपको 3 पॉइंटों में बताऊंगा। सीधी बात यह है, सबसे पहली बात, जैसा आपने बताया अभी, ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया है।
तो ईरान यह कह रहा है कि उसकी जीत दूसरों को दर्द पहुंचाने में है। अब ईरान का कोई ऐसा टारगेट नहीं रह गया, बस तेल के दाम बढ़ते रहें, ईरान नेगोशिएट करे, पहली चीज। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब लोग दिखा रहे हैं तल अवीव में यह हो गया तो डेविड स्लिंग बर्बाद हो गया तो आयरन डोम फेल हो गया। देखिए, अगर आप 100 मिसाइल मारेंगे, कोई भी सिस्टम 90-95% मिसाइल रोक लेगा, 100% कोई भी सिस्टम नहीं रोक सकता दुनिया में। लेकिन क्या आपने कोई वीडियो ईरान का देखा? क्या कोई संवाददाता किसी का भी ईरान के अंदर है जो कहता है कि मैं फलाना बोल रहा हूं और मैं तेहरान में खड़ा हूं और देखिए कितने मजे आ रहे हैं? तेहरान को उन्होंने बिल्कुल एक फुटबॉल पिच बना दिया है। पूरे ईरान में इतने बम मारे हैं कि उनको यही नहीं पता कि मैन्युफैक्चरिंग कहां पे चल रही है उनके रॉकेट्स की। और तीसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप साइड बाय साइड वो चाइना से भी डील कर रहा है और वो कर रहा है इजराइल से डील, कि इजराइल से कह रहा है कि तुम यहां पे मारो, मैं चुप रहता हूं। मैं चाइना से डील कर रहा हूं, मैं रशिया से डील कर रहा हूं। एक काम करो, चुपचाप से मैं उनसे बोलता हूं कि ठीक है, यूक्रेन पे हम लोग हल्का हाथ रखते हैं, तुम ईरान से अपने संबंध काट दो। ये रशिया ने ऑफर किया था, ये रूस ने ऑफर किया था दोस्तों। तो ईरान के दोस्त भी ज्यादा वफादार नहीं है। रशिया ने साफ सीधी बात बोल दी। रशिया ने यह बोला है यूक्रेन में आप दखलंदाजी बंद कर दीजिए, हम ईरान की हेल्प करना बंद कर देंगे। यह बात चल रही है गौरव असली जी। तो मैं अगर इसको बहुत लॉन्ग टर्म में देखूं कि एक 10-20 साल की भी अगर बात कर लें, दुनिया में यह भी बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि ईरान आज बैकफुट के ऊपर है और इसका असर ईरान के ऊपर ज्यादा। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि ईरान के ऊपर लॉन्ग टर्म बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ईरान ने सबसे लड़ाई मोल ली। देखिए, अगर आप सिर्फ इजराइल से लड़ते तो बाकी मुसलमान देश ये कहते कि हां, हमें तेल का प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारा रेवेन्यू रुक गया, हमारा इन्वेस्टमेंट रुक गया, लेकिन हम ईरान के साथ खड़े हैं, शांति। आज की तारीख में आपको तो पता ही है सऊदी अरब क्या कह रहा है। सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कहता है कि ठोक दो इनको एक बार, और तब तक मत रुकना जब तक पूरे के पूरे नस्ल नाबूद ना हो जाए। बार बार सऊदी अरब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बोल रहा है कि छोड़ना नहीं इनको, अभी बीच में मत छोड़ना, अब तुमने लड़ाई शुरू कर दी है ना, अब इसको खत्म करके मानना। चलिए, सबके बीच सवाल यह भी है कि जो पश्चिम एशिया में चल रही जंग है उसमें बैकफुट के ऊपर है कौन? ये सवाल है जिसको हम बात कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या के साथ। ईरान के टॉप लीडर्स की मौत के बाद उसका कमांड सेंटर टूट चुका है या टूटा हुआ नजर आता है, तो उधर हार्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल संकट है दुनिया में। ये दोनों आपको लग रहा है कि इफेक्ट कर रहा है? ईरान उस तरीके से डेंट कर गया उसको, ईरान को? नहीं, बिल्कुल यही तो मेन पॉइंट है गौरव, जो आपने बात बोली है, यही तो असली बात है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, जो हमारे व्यूअर्स हैं सीधी बात समझिए। मुश्तबा खमेनी सुप्रीम लीडर है, आपने देखा उसका कोई वीडियो? 28 तारीख के बाद अगर किसी ने कोई वीडियो जारी करा हो कि मैं मुश्तबा खमेनी हूं, मैं लाइव हूं, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, किसी ने कुछ नहीं देखा। जब इन्होंने शपथ ली, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जब शपथ ली, वफादारी की शपथ ली, तो सामने भाई की फोटो लगी थी, फोटो पे शपथ ली है। शपथ इंसान के सामने ली जाती है, उन्होंने फोटो पे शपथ ली है कहां मुश्तबा खमेनी? डर की बात लोगों को क्या लग रही है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज नाउ इन चार्ज। जो रेडिकल फैक्टर्स हैं, जो एक्सट्रीमली रेडिकल फैक्टर्स हैं, जो मरने की बात करते हैं, वो लोग ईरान की किस्मत को आज की तारीख में डिसाइड कर रहे हैं। ये बात है जो आपको लग रहा है ना कि ईरान इतने रॉकेट फायर कर रहा है, ये सब कर रहा है, क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक छितराया हुआ, एक बिखरा हुआ सिस्टम इन प्लेस कर दिया है, जिसमें वन मॉड्यूल इज नॉट रिलेटेड टू द अदर मॉड्यूल। ये दोनों मॉड्यूल आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, सब लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सब लोग रॉकेट मार रहे हैं, जहां से रॉकेट आ रहे हैं फिर मार रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक आज की तारीख में नहीं हो रही है। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं गौरव, सब लोग ये कह रहे हैं कि तल अवीव में मिसाइल, क्योंकि इजराइल ने मीडिया को परमिट करा है कि अगर मिसाइल गिर रही है तो कैमरे से दिखाओ गिर रही है मिसाइल। मैं ये कहना चाहता हूं, ईरान क्यों नहीं परमिट करता? ईरान बोले कि जुल्म हो रहा है हमारे खिलाफ। चलिए, आपको ले चलते हैं इस समय ग्राउंड जीरो के ऊपर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिफत अब्दुल्ला, उनका रुख करेंगे, रिफत से और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर इस समय स्थिति क्या है। रिफत, देखिए, सवाल नंबर एक यह है कि 5 दिन के बाद अब 30 दिन वाला प्रपोजल पहुंच चुका है, तो बताइए कि उसका असर कहीं पर नजर आ रहा है इजराइल में? बम छोड़े जाने से लेकर बमों को जो उनकी तरफ मिसाइलें आ रही हैं उनको संभालने तक में लेकर। देखिए, अभी तो बात चल रही है, रात के दौरान भी यहाँ पे काफ़ी सारे अटैक किए गए, टेल अवीव को भी निशाना बनाया गया और अभी भी क्लस्टर वॉरहेड जो है, क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। और जो कल दिन में सुबह सवेरे जो है वो
टेल अवीव पे अटैक हुआ था उसमें बताया गया कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, लेकिन रात के दौरान जो यहाँ पे अटैक्स हुए उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब हमने आसमान में देखा तो छोटे छोटे बॉम्ब बिखर रहे थे। तो हमने अपनी आंखों से देखा और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में वो कैद भी हो गई सारी वो लम्हे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी सिलसिला अटैक्स का नहीं रुका। इसराइल की तरफ से भी ईरान में अटैक्स किए गए और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से इसराइली फोर्सेस जो है लगातार लेबनान में अटैक कर रहे हैं, और लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। कल हिजबुल्लाह ने 1 घंटे के अंदर 38 रॉकेट दागे नॉर्थ इसराइल पर, जिसमें एक महिला की मौत हुई, 6 से 7 लोग घायल हुए और वहां पे भी तबाही हुई। तो अभी अटैक्स का सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि अभी बातचीत का सिलसिला शुरू भी नहीं हो और कोई सीज फायर अनाउंस नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए अटैक्स का सिलसिला रोका था एनर्जी सेक्टर के लिए, यानी ईरान की एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहां से बहुत प्रेशर तब आया था जब ईरान की तरफ से 12 जगहों का लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था। उसकी वजह से लगता है कि अमेरिका पे प्रेशर आ गया और उन्होंने 5 दिन के लिए सीज फायर किया था एनर्जी सेक्टर के लिए। तो हो सकता है अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि अब वाइस प्रेसिडेंट शायद यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आसिम मुनीर ने पेशकश की है कि वो बातचीत का सिलसिला शुरू करवाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की बात हुई है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब सालसी करेगा इसमें, और उसमें टर्की भी शामिल होगा और साथ ही कतर होगा और इजिप्ट भी होगा उसमें। तो ये 3 मुल्कों के साथ पाकिस्तान होगा, और ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत जल्द यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 15 पॉइंट जो बताए जा रहे हैं हो सकता है उस पर बातचीत हो। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है अंदर से ईरान चाहता है कि 15 पॉइंट्स पे बात हो, लेकिन वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हो सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वो बात करें कि उसको वो हॉल्ट करेंगे, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने साफ कर दिया है कि मिसाइल्स बनाने का वो सिलसिला जारी रखेंगे। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं रिफत, क्या आपकी कोई आईडीएफ के सिपाही या किसी ऑफिसर से आपकी बात हुई है? इजराइल डिफेंस फोर्स के किसी ऑफिसर से बात हुई है? और उनका क्या कहना है? खास तौर से लेबनान के अंदर ग्राउंड ट्रूप्स डालने की बात करी है इजराइल ने, और इजराइल ने इंकर्जन्स भी करे हैं। जो एक नदी है लिटानी, आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ द रिवर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां तक हम इलाका कैप्चर करेंगे। उसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है, कुछ आइडिया है आपको? गौरव, मैं बताऊंगा आपको मेजर गौरव जी कि यहाँ पे मैं लेबनान में भी गया हूँ। 1 महीने से ज़्यादा मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग की जब हिजबुल्लाह और इसराइल का वॉर चल रहा था 2004 में, क्योंकि वहाँ पे जो एरियाज़ हैं ख़ासतौर से साउथ लेबनान, चाहे वो बीका वैली हो, चाहे वो सैदोन हो, चाहे वो नबाती का एरिया हो, उनको पूरी तरह से तबाह किया गया है। बेरूत के सबर्ब्स में दहाई है, आपको मालूम होगा कि वहाँ पे सईद हसन नसरुल्लाह रहते थे और उनको वहाँ पे निशाना बनाया गया, और वो गढ़ समझा जा रहा है हिजबुल्लाह का, उसको भी निशाना बनाया गया। कर्दुल हसन जो है समझा जा रहा है कि वो एक फाइनेंशियल चेन थी हिजबुल्लाह की, वो जो कर्दुल हसन के सेंटर थे उनको हर जगह पे निशाना बनाया गया। 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो निकल चुके हैं अपने घरों से साउथ लेबनान में, और इसराइल ने एक एरिया को पूरा कब्जे में ले लिया है, और जिस ब्रिज की आप बात कर रहे हैं उस ब्रिज को उड़ाया गया, और कल भी एक रास्ता पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यानी हिजबुल्लाह की मूवमेंट आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ईरान ने लौटाया पाकिस्तान का जहाज, यूएई से जा रहा था कराची। भारत के 2 और एलपीजी जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर आगे बढ़े। ईरान से बातचीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा सीज फायर के लिए ईरान उत्सुक, समझौते में ईरान से मिला कीमती तोहफा। रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने के सीज फायर के लिए 15 सूत्री योजना पर हो रही है बात। महायुद्ध में शांति प्रयासों के बीच इजराइल और ईरान के बीच और तेज हुए हमले। ईरान के औद्योगिक शहर अलबोर्ज पर इजराइल का बड़ा अटैक। जवाबी हमले में तेल अवीव में ब्रॉडकास्टिंग सेंटर पर ईरान का मिसाइल हमला। पश्चिम एशिया संकट पर एक्शन में केंद्र सरकार। आज शाम 5 बजे सभी दलों की बैठक में हालात पर होगी चर्चा। दिल्ली में शीश महल के मुद्दे पर विधानसभा में घमासान। कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने किया बड़ा वार, कहा कोविड में जब जनता मर रही थी तब महल बन रहा था। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल हथियार सप्लाई मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। गैंग के 10 तस्कर हथियारों के साथ गिरफ्तार। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक जुड़े था।
बंगाल में एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी साथ लड़ेगी चुनाव। ऐलान के बाद कोलकाता में बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा हो चुका है सीट बंटवारा, आगे भी रहेगा गठबंधन हमारा। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक, कहा तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि देश में सभी के लिए समान कानून का है संकल्प। Presented by Hamdard Foods India. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. कमांड सेंटर में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत को लेकर भरोसे की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ईरान को डर है कि बातचीत केवल एक जाल हो सकती है। खास तौर पर उसके बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। हाल के हमलों के बाद ईरान अब किसी भी सीधी बातचीत में सावधानी बरत रहा है। यह बड़ी खबर है। इस समय जो बातचीत की बात चल रही थी, इस बीच न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से यह एक बड़ी जानकारी दी जा रही है। तो संभावित बातचीत को लेकर चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन इस बीच भरोसे की कमी है और बिना भरोसे के किस तरह से बातचीत होगी, किस तरह से सीजफायर वाली बात के ऊपर सहमति बन पाएगी, एक बड़ा सवाल है। दरअसल न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ईरान को डर है कि बातचीत केवल एक जाल हो सकती है। खास तौर पर उसके बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर ईरान की तरफ से चिंता जताई जा रही है। हाल ही के हमलों के बाद और खास तौर पर जब से खामेनेई की बात हुई है और उसके बाद से हाल ही के हमलों के बाद ईरान अब किसी भी सीधी बातचीत में सावधानी बरत रहा है। और इसका सीधा सीधा मतलब यह भी है कि क्या बातचीत होगी, कैसे होगी, किस स्तर की होगी, कौन से नेताओं के बीच होगी, यह बड़ा सवाल। और एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। जहां ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फाकारी ने कहा कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है और तेहरान कभी भी वॉशिंगटन से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता ईरानी ताकत से ही संभव है। अमेरिका के साथ पिछले अनुभवों का हवाला देते हुए ईरान ने बातचीत से इनकार की बात दोबारा कही है। एक तरफ बातचीत का दावा किया जा रहा है, एक तरफ 5 दिन वाला एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का, एक तरफ 15 पॉइंट्स वाला पूरा प्रपोजल और दूसरी तरफ बिल्कुल साफ इनकार ईरान की तरफ से। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की जा रही है और अब क्लस्टर बम से भी हमले की खबर सामने आ रही है। और कुछ तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगी, जिनमें इजराइल में ईरान के हमलों से हो रही तबाही साफ तौर पर नजर आती है। इन तस्वीरों के जरिए सब कुछ आपके सामने आएगा और लाइव तस्वीरें कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कैद हुई हैं, जिनमें इजराइल में ईरान के हमलों से जो भारी तबाही हो रही है वो तस्वीरों के जरिए सब कुछ बयां हो जाएगी। तो ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से क्लस्टर बम के साथ हमला कर दिया है और कुछ तस्वीरें कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर। लगभग एक चीज तो साफ हो रही है कि बात अभी आप कहिए कि समझौते की तरफ बढ़ती हुई तो नजर नहीं आ रही। तो तस्वीर आपके सामने। इसराइल में बार बार सायरन बज रही है, फिर से सायरन बज गई है और लोग अभी शेल्टर में जा रहे हैं। ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं। तकरीबन 25 मिनट में 3 मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए और अब आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे शेल्टर में आ रहे हैं। सायरन बार बार बज रही है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर अभी फिर से मिसाइल अटैक होने वाला है। ये देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं यहाँ पे शेल्टर में अभी जा रहे हैं। तो अभी ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो लोग आप देख रहे हैं ये अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं और यहाँ पर जगह जगह पे बिल्डिंग्स में अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो इनके पेट एनिमल हैं उन तक को ले जाया जा रहा है अंडरग्राउंड बंकर्स में।
तो फिलहाल अभी पिछले 25-26 मिनट में 3 बार जो है वो सायरन्स बज चुकी है। 3 मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए, बार बार मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो लोग आप देख रहे हैं ये सारे बंकर में जा रहे हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक बड़ा बंकर है और अब देखना होगा कि किस एरिया में धमाके होंगे, किस एरिया में ये अटैक होगा। तो फिलहाल ईरान की तरफ से मिसाइल्स का अटैक जो है लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल पर अभी ईरान के हमले जारी हैं। और इस बीच सवाल यही उठ रहा है कि क्या बातचीत की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो फिर अटैक क्यों, मिसाइलें क्यों आसमान में नजर आ रही हैं? लेकिन इजराइल की स्थिति देखिए और उसकी वजह से भारी तबाही हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जंग पर ईरान से सबसे बड़ी खबर इस समय कमांड सेंटर पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है। रिपोर्ट है कि अमेरिका का प्रस्ताव तेहरान पहुंच चुका है। जी हां, ईरान पहुंच चुका है। रिपोर्ट ये कह रही है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट की अमेरिकी प्रस्ताव पाकिस्तान ने ईरान को सौंप दिया है। जो पहले भी बात हो रही थी कि ईरान के साथ बातचीत का जो आप कहिए कि मध्यस्थता की जा रही है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और इस समय जानकारी हमारे पास ये है कि प्रस्ताव पहुंच चुका है ईरान, तेहरान पहुंच चुका है और पाकिस्तान के जरिए ही ये जो प्रस्ताव है पहुंचाया गया है। बातचीत की जगह पर सस्पेंस अभी बरकरार है। तो क्या पाकिस्तान में होगी या कहां होगी, एक बड़ा सवाल है। और हम बात अब करेंगे ईरान की, सऊदी की। और भड़क सकता है अरब युद्ध। सऊदी अरब को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब चाहता है ईरान पर हमले जारी रहे। हालांकि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं। वहीं ईरान का मुस्लिम देशों से एकजुट होने की एक अपील का मामला भी सामने आया कि अपील की जा रही है। मेजर गौरवारिया जी, और भड़क सकता है युद्ध। इसका मतलब क्या निकाला जाए, निचोड़ क्या निकाले हम कि सऊदी कह रहा है कि नहीं आप बम मारिए और बम मारिए। जी गौरव, मैं आपको 2 बातें बताऊंगा यहां पे, और 2 बातें हैं। पहली चीज, ये लड़ाई शुरू होने से पहले सबसे पहले सऊदी अरब ने बोला था इजराइल को भी और अमेरिका को भी, खास तौर से मोहम्मद बिन सलमान ने फोन करा था डोनाल्ड ट्रंप को कई बार, एक बार नहीं कई बार फोन किया कि ठोको ईरान को, मारो बम, क्योंकि ये लोग जब तक हैं तब तक पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगती रहेगी। पहली बात। दूसरी चीज, ये जो मुस्लिम देशों की एकता की बात कर रहा है, बेसिकली सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि एक हो जाओ क्योंकि तुम सबके ऊपर वार करा ईरान ने। और तीसरी चीज, आज की तारीख में जब दुनिया को यह लग रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक कदम पीछे ले रहे हैं, इज ही मूविंग बैक, क्या वो पीछे ले रहे हैं, सऊदी अरब कह रहा है नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है। लड़ाई शुरू करी है, लड़ाई को खत्म करो, बीच में लड़ाई को मत छोड़ो। अगर बीच में लड़ाई को छोड़ा, ईरान और मजबूत हो जाएगा और फिर कल ही हमारी नाक में दम करेगा। इसको आज खत्म कर दो। चलिए, सऊदी की बात होगी और इसके बीच मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। क्या और भड़केगा अरब युद्ध? मुस्लिम वर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई, ईरान के खिलाफ खाड़ी प्लान। अरब युद्ध अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, लेकिन अब जंग में नया मोड़ आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अरब युद्ध और भड़क सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस इस जंग को ऐतिहासिक मौका मान रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदला जा सकता है। यानी साफ है कि सऊदी इस वक्त ईरान को पूरी तरह कमजोर करने के मूड में दिख रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इस दावे से इनकार किया। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि वो हमेशा से शांति समाधान के पक्ष में रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयरबेस तक पहुंचने की भी अनुमति देने पर सहमति जता दी। उधर यूएई भी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार कर रहा है। खाड़ी देश अब सैन्य और आर्थिक दोनों स्तरों पर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة فلو أنكم اليوم تعرضتم لعدوان جيش الكيان الصهيوني فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا؟ भले ही ईरान खाड़ी देशों से एकजुट की बात कर रहा हो,
लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी देशों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। तेल बाजार में उथल-पुथल है और सबसे बड़ा संकट है दुनिया के अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब खतरे में है। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड पर वर्चस्व की ये लड़ाई हो चुकी है। दोनों चाहते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में उनका प्रभाव बना रहे। तो सऊदी का भी हम जिक्र कर रहे हैं। सऊदी अरब का और इस बीच इस जंग में सऊदी अरब की स्टेटमेंट बिल्कुल एक नई पिक्चर लाकर खड़ी कर रही है। लेकिन इस सब के बीच मैं बात करूंगा कि ईरान के खिलाफ अरब देश एकजुट क्यों हो रहे हैं, यह भी समझा जाए तो बहुत जरूरी है। पहला कारण है कि ईरान के तीखे तेवरों को कम करना है। लगातार हमलों के बीच अरब देश चाहते हैं कि ईरान की आक्रामकता के ऊपर ब्रेक लगे। अगला पॉइंट क्या है उसको भी समझिए। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, तेल गैस पर टिकी अर्थव्यवस्था, उसे बचाने के लिए भी सुरक्षा ये बड़ा अहम मुद्दा है। हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ कमजोर करना भी इसके पीछे एक लक्ष्य है। और वहीं एआई डेटा सेंटर को बचाना, सऊदी अरब और यूएई और अरबों का एआई निवेश अब खतरे में भी है। मैं एक और पॉइंट का जिक्र करता हूं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ईरान से पावर बैलेंस छीनने का भी मौका नजर आ रहा है। मेजर गौरव आर्य, मेरे जहन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि ये ईरान अकेला क्यों है, इसको किसी का साथ मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं है? गौरव देखिए, सीधी बात समझिए, ईरान हर समय अकेला था। ईरान पहली बार अकेला नहीं हुआ है। ये जितने भी मिलिट्री बेसिस बनाए हैं यूएस में मिडिल ईस्ट में, उनमें से एक कारण ईरान भी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। हम बात करते हैं हुथियों की, हम बात करते हैं हमास, हिजबुल्ला और ऐसे एक दर्जन टेरर आउटफिट्स की। वो ईरान ने कहां पे रखे हुए हैं? कोई लेबनान में है, कोई यमन में है, कोई सीरिया में है, कोई फिलिस्तीन में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई बहरीन में है, कोई कुवैत में है, कोई कतर में है। ये सब लोग ईरान से परेशान हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम लोगों को एक गलतफहमी है कि 28 तारीख को लड़ाई शुरू हुई, 28 फरवरी को बम गिरे, तब लोगों ने बोला कि नहीं अब तो ईरान है, हमारे ऊपर बम मारा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा ईरान गलत है। नहीं, ये लोग ईरान से बहुत पहले से परेशान हैं, बहुत पहले से गौरव। दे आर फेड अप ऑफ ईरान। और आज से नहीं, ये सारे के सारे मुस्लिम देश। अगर ऐसा नहीं होता तो मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कहते कि आप लड़ाई शुरू करिए? नेतन्याहू ने तो बोला, मोहम्मद बिन सलमान ने भी बोला कि अटैक कीजिए। मेरा जो अकेले वाला सवाल था, सवाल यह भी है कि क्या अब तक ये अरब देश इकट्ठे होकर बिना अमेरिका के ईरान को नहीं संभाल पा रहे थे? कि अमेरिका आया तो सबको लगा मौका है, ऐसा भी है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इनमें इतना एका है। अब इनका एका बन जाए, अगर ये सब कुछ हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में सबके पास छोटी छोटी फौजें हैं। सबसे बड़ी शायद सऊदी अरब के पास होगी। सऊदी अरब एयर स्ट्राइक्स भी करता है। लेकिन जो मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान के पास है, किसी एक और मिडिल ईस्ट कंट्री के पास नहीं है, छोड़ के इजराइल। और इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान से कहीं ज्यादा है। आपने बात करी अरब मुस्लिम देशों की। अरब मुस्लिम देशों में अगर ये लोग मिल जाते हैं, अगर ये सब लोग मिल जाते हैं और मिलके ये लोग एक यूनाइटेड फ्रंट देते हैं, दुनिया को पेश करते हैं, तो फिर ये ईरान से लोहा ले सकते हैं सीधा। सऊदी ने कोशिश करी थी, सऊदी ने भरोसा करके देखा पाकिस्तान के ऊपर कि भाई आओ हमसे डिफेंस का पैक्ट साइन करो। पाकिस्तान ने मुंह मोड़ लिया। मेजर गौरव आर्य, कि एक ये भी मौका नजर आ रहा है कि ईरान से वो पावर छीन ली जाए। ये खाड़ी के देशों में वो कहते हैं ना कि खुद ही चौधरी बन गए। तो क्या ईरान वो था जिसको अब कमजोर समझा जा रहा है या करने की कोशिश है, इसलिए सारे खाड़ी देश, खासतौर पर सऊदी की जिस तरीके की स्टेटमेंट है? देखिए गौरव, सीधी बात यह है कि आपको ईरान से कौन सा पावर छीनना है यह भी देखना पड़ेगा। खाड़ी देश यह चाहते हैं कि ईरान, खाड़ी देशों को कोई लेना देना नहीं है उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल हो, न्यूक्लियर वेपन हो कि नहीं हो, छोड़ के सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब को इससे कंसर्न है। अगर आप कतर से पूछिए, कतर यह कहता है कि भाई हमारा गैस का उत्पादन जो है वो बिकता रहे, एक्सपोर्ट होता रहे। वही बहरीन है, वही आप और देशों को देख लीजिए, तो ओमान भी वही कहता है। इशू इसमें क्या है कि कौन सा पावर आप छीनना चाहते हैं ईरान से? अमेरिका चाहता है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल वाला पावर। ये जितने भी खाड़ी के देश हैं वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये बंद करने की जो क्षमता ईरान की, कि जब मूड करा तब उसने बंद कर दिया, ये क्षमता छीन लो। राइट? इजराइल कहता है कि मुझे तख्ता पलट चाहिए, क्योंकि जब तक तख्त पे वही लोग बैठे रहेंगे जो पिछले 50 साल से बैठे हैं, कुछ भला नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग चीज, अलग अलग देश, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और अलग अलग पावर ईरान से छीनने का यह प्लान है। चलिए, ये प्लान है। और इस बीच तेल की बात करना भी बहुत जरूरी है। हर जगह पर तेल का इस समय आप कहिए कि जिक्र बहुत हो रहा है।
और मैं एक रिफाइनरी का जिक्र करूंगा, रिफाइनरी जो सबसे बड़ी कही जाती है। मेरे पास कमांड सेंटर में हम आपको दिखाएंगे, रास लफान का मैं जिक्र कर रहा हूं। मेजर गौरव आर्या, थोड़ा सा आपको समझाना भी होगा दर्शकों के लिए आसान तरीके में से। सबसे बड़ी रिफाइनरी है, लगभग 3 लाख बैरल प्रतिदिन यहां से तेल निकाला जा रहा है। मैं इसलिए इसका जिक्र अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए, कतर जो मैं जिक्र कर रहा था कि सऊदी, बाकी जो देश हैं, यूएई हैं, एक तरह से एकजुट नजर आते हैं ईरान के खिलाफ, तो उनकी वजह यह भी है जो तेल की रिफाइनरीज हैं वहां पर, ये कतर वाली? नहीं, तेल की रिफाइनरीज हैं वो। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर कभी भी तेल की रिफाइनरीज को गौरव टारगेट नहीं किया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस प्रकार का युद्ध हुआ हो। अब आपने रास लफान की बात करी। रास लफान ये है कि रास लफान, ये जो पूरी रिफाइनरी है या गैस फील्ड आप कह लीजिए इसको, यहां से कतर का पेट भरता है। कतर जो पैसे खर्च करता है मोटे, वो रास लफान से आते हैं काफी हद तक, राइट? और इसके ऊपर हमला क्यों हुआ? क्योंकि साउथ पार्स पे हमला हुआ, ये आपको पता है। ठीक है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स पे हमला कर दिया। ठीक है। लिहाजा ईरान ने बोला कि नहीं, मैं रास लफान पे हमला करूंगा। रास लफान से हमला करके क्या हुआ? $100 अरब का लॉस हो गया। $100 अरब का लॉस हो गया। हर साल 20 अरब का लॉस है, तो कह रहे हैं अगले 5 साल तक मामला बंद है। 17% कतर का गैस प्रोडक्शन की कैपेसिटी ठप हो गई। 17%। अब आप ये समझ लीजिए कितनी बड़ी चोट है रास लफान। आपने कतर का जिक्र किया, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा था, मेरे जो दर्शक हैं उनको भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ईरान का अटैक इस ही जो रिफाइनरी का जिक्र हो रहा है, मैं आपको अपने आईपैड के ऊपर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने जिक्र किया था साउथ पार्क का, उसका भी मैं एक वीडियो दिखाता हूं ताकि दर्शकों को उसको भी समझने में आसानी हो। और वो भी वीडियो आ गया है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम देख पाएंगे कि ईरान की जो बात हो रही है कि ईरान की इस रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया गया। तो थोड़ा सा ये भी समझाइए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है ईरान के लिए जब हम साउथ पार्स का जिक्र करते हैं। जी, ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा साउथ पार्स और रास लफान है, ये लगभग आप मानिए कि जुड़ा हुआ है। दिस इज कनेक्टेड, ठीक है। अब कतर के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। कतर सांस रोक के बैठ सकता है 1-2 साल, ईरान नहीं बैठ सकता। ईरान ने इसीलिए छटपटा के वापस हमला करा। ये ईरान के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसकी इतनी क्रिटिकलिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ईरान का पैसा यहां से आता है, वरना आपने देखा है कि ईरान में सिलाई मशीन बनी है, ईरान में कोई सॉफ्टवेयर बनी है, कोई कंप्यूटर नहीं। आपने नहीं सुना होगा। ईरान तो लोग जाते हैं, वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन टूरिस्ट प्लेस ऐसा नहीं है कि लोग फैमिली के साथ बोले कि चलो ईरान घूमने चलते हैं। नहीं, ईरान का सारा पैसा जो है साहब, वो आता है तेल से या हथियार बेच के। इसके अलावा ईरान के पास कोई भी चारा नहीं है। तो जब आप साउथ पार्स पे अटैक करते हैं तो ईरान की मजबूरी है कि रास लफान पे वो हमला करे। उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। वही एक टारगेट है जिससे कि मामला ईरान का सेट हो गया। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये सवाल ये भी है जो आपने जिक्र किया था कि ईरान की एक ही दुकान है जी। अगर उसी के ऊपर बम फोड़ दिया तो फिर वो भी बंद हो जाएगी। तो फिर करेगा क्या? चलिए अब बात करेंगे, ईरान को कमजोर कर खाड़ी देश चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली जाए। ये शिया सुन्नी का भी पावर गेम नजर आता है क्या? ये भी जो पाकिस्तान के पॉइंट पर हम बात कर रहे थे, क्या शिया सुन्नी का भी पावर गेम इस पूरी लड़ाई में आपको लग रहा है कि उसके ऊपर भी फोकस है? जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया वर्चस्व की लड़ाई, तो क्या ये मुस्लिम देशों में वर्चस्व की लड़ाई आपको नजर आती है? गौरव, सीधी बात समझिए, ये गेम आज से शुरू नहीं है। 1400 सालों से शिया सुन्नी का मसला है। और क्या ये शिया सुन्नी का मसला है? बिल्कुल 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 शिया सुन्नी का मसला है। लेकिन इससे बड़ा मसला क्या है? अगर आप इतिहास में जाएंगे, अतीत में जाएंगे, आपको पता लगेगा कि तुर्की भी इस गेम का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुर्की का ऑटोमन एम्पायर पहले यह कहता था कि खलीफा तुर्की का होगा। तो पूरे मुस्लिम देश हैं, 57 मुस्लिम देश हैं, ओआईसी के मेंबर्स हैं, उसमें से बहुत गरीब देश भी हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर तरीन देशों में भी मुस्लिम देश हैं। उनका बेताज बादशाह कौन है? उनका लीडर कौन है? कौन एक ऐसा मुल्क है जो अपनी आवाज उठाए और सारे के सारे 57 मुस्लिम देश बोले कि हां, हम आपके पीछे चलेंगे? आज की तारीख में वो सऊदी अरब है। आज की तारीख में वो सऊदी अरब है। लेकिन सऊदी अरब की कुर्सी लेना चाहता है ईरान, क्योंकि ईरान यह कहता है कि जब फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हुआ, जब फिलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसाए गए, तो कौन सा वो देश था? ये आर्गुमेंट देता है ईरान। मैं आपको बता दूं, ये आर्गुमेंट देता है ईरान कि जब फिलिस्तीनियों को मारा गया तो कौन सा वो मुस्लिम देश था जो खड़ा हो गया सबके सामने कि हम फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए खड़े हैं। इसीलिए आप देखें कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत खमेनेई ट्वीट करता था कश्मीर को लेकर। अब आपको समझ में आई? आप पुराने ट्वीट देखिए खमेनेई के कि कश्मीर में ये हो रहा है तो भारत में ये हो रहा है और मुसलमानों के खिलाफ। ये सारा का सारा वही पुराना चूरन का पैकेज है जो बेचा गया है। गौरव,
मेरा एक और छोटा सा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है जी। सऊदी की तरफ से कहा गया कि आप बम फोड़िए या फिर आप अटैक को जारी रखिए, जी। ये कितना अहम उनकी स्टेटमेंट है? मेरा सवाल यह है कि कितना ये वजन रखता है जब बात सीज फायर की हो रही हो? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जहां तक मेरा विश्लेषण है, ये पूरे सीज फायर 1 महीने के लिए लड़ाई नहीं होगी, पहले 5 दिन ये सब ढोंग है, ये सब फ्रॉड है, छलावा है। असली बात यह है कि सऊदी अरब जानता है कि आज की तारीख में अगर ईरान को छोड़ दिया आपने, अगर ईरान आज की तारीख में बच गया और डोनाल्ड ट्रंप पीछे चला गया, इजराइल पीछे चला गया, तो आप एक ऐसा वर्जन देखेंगे ईरान का जो 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। वो ईरान जिसका जब मन चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करा, जब मन चाहे एरामको पे मिसाइल मारी, जब मन चाहे रियाद को बंद कर दिया, फिर पूरे इलाके की गुंडाई जो है वो ईरान के हाथ में चली जाएगी। और सऊदी अरब बीइंग द लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, और जहां पे मक्का और मदीना है और पूरे मुसलमानों का लीडर है आज की तारीख में, वो कहेगा कि साहब फिर मुसलमान देश बोलेंगे कि चलो हम एक काम करते हैं, हम ईरान से अपने रिश्ते और बेहतर करते हैं। सऊदी अरब को ठीक है, हम हज के लिए चले गए, हम इबादत करने चले गए, लेकिन मसले अपने ठीक करो ईरान के साथ, क्योंकि ईरान हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ईरान के नाखून और दांत दोनों चाहता है सऊदी अरब के टूट जाए। चलिए, अमेरिका और इजराइल का हम जिक्र कर रहे हैं, एक मैप के जरिए भी आप तक कुछ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कुछ तथ्य आपको दिखाएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यपूर्ण में तनाव बढ़ गया है और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयर बेस तक पहुंच दी है। अगर हम स्क्रीन के ऊपर भी इस मैप को लेकर आ पाए, कहां है किंग फहद एयर बेस, वो भी देखते हैं इस मैप के जरिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। और मैं अपनी टीम को कहूंगा कि अगर हम इस दिखा पाए इस मैप को, थोड़ा सा मेजर गौरवारे से भी समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ लाल सागर नजर आ रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज नजर आता है, ईरान है, सऊदी है। थोड़ा सा समझाइए कि किस तरीके से कहां तक पहुंचोगे। ये देखिए, ये किंग फहद एयरबेस जो है यहाँ पे, ये आप दिखा रहे हैं यहाँ पे किंग फहद एयरबेस जी। तो किंग फहद एयरबेस, और ये है जद्दा जी। जद्दा जो बहुत बड़ा शहर है सऊदी अरब का, आप सब जानते हैं, रियाद उसकी कैपिटल है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इसलिए भी अहम है। ऐसी बात नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिकन के और एयरबेस नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसी एयरबेस को अमेरिकन ने माना था कि बॉस, ये अगर हमें मिल गया, ये अगर एयरबेस मिल गया तो हम ईरान को ठोक सकते हैं आराम से। और इसी एयरबेस की मनाई सऊदी अरब ने करी थी 28 तारीख से पहले जी। जब अमेरिकन ने बोला कि हमें किंग फहद एयरबेस दे दो, सऊदीज ने बोला नहीं, क्योंकि सऊदीज को लग रहा था कि ईरान का पलटवार होगा। आज की तारीख में सऊदी अरब कह रहा है कि हम इनसे परेशान हो गए, ईरान से। आपको चाहिए ना किंग फहद एयरबेस, चाहिए, ले लो, उड़ाओ अपने B-2 बॉम्बर्स और तबाह कर दो ईरान को। उन्होंने ताला खोल दिया, बोला टेक इट। लगभग 2385 किलोमीटर तेहरान और फहद का, जहां पे ये पूरा एयरबेस बना हुआ है, उसका डिस्टेंस नजर आ रहा है। तो यहां से B-2 बॉम्बर जाएंगे और तबाही मचा रहे हैं या मचाएंगे। B-2 बॉम्बर भी जाएंगे यहां से, यहां से इनके F-35 और F-22 भी जाएंगे, और इसी के अंदर कहीं बॉर्डर के अंदर इनकी एक बार रिफ्यूलिंग होगी। ये अपने मिशन ईरान में कैरी आउट करके ये वापस सऊदी अरब की टेरिटरी में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो कि 2500 किलोमीटर जाके और 2500 किलोमीटर वापस आके कर ले, उसको बीच में रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी B-2 है और लॉन्ग डिस्टेंस है साहब, इंटरकॉन्टिनेंटल, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, जोरदार अटैक लॉन्च किया गया और ऐसा लगता है कि ये क्लस्टर बॉम्ब है। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये बॉम्ब बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया और अब होंगे जोरदार धमाके। ईरान की तरफ से फिर से इसराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। इस बार टेल अवीव पे फिर से अटैक किया गया। कमांड सेंटर में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। बहुत बड़ी खबर है ईरान से। अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सूत्र ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ कि दोनों देशों के बीच वार्ता होगी कहां पर। पाकिस्तान पहले ही मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश कर चुका है और माना जा रहा है कि शांति वार्ता किसी तीसरे देश में हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान संभावित मेजबान बन सकता है।
इस प्रस्ताव में कुल 15 अहम बिंदु शामिल किए जा रहे हैं और बातचीत की बात हो रही है। हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं नीरज कुमार। नीरज को रुक करेंगे। नीरज, क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी, इस बातचीत की बात क्या आगे बढ़ रही है? देखिए गौरव, अल जजीरा ने रॉयटर्स के हवाले से ये खबर दी है कि ईरान के सूत्रों से जो पता चला उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रस्ताव को ईरान को पहुंचाया है और इस पर अब आने वाले वक्त में ईरान को फैसला करना है। देखिए 15 सूत्रीय जो ये प्रस्ताव है, इसके बारे में मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं और इसके तहत युद्ध विराम 1 महीने के लिए रोका जाएगा इस युद्ध को, और इसके अलावा बहुत सारे कंडीशन लगाए गए हैं ईरान से जुड़े हुए। अब देखना होगा कि इन प्रस्ताव पे, जो कि बातचीत शुरू करने के लिए है और युद्ध को खत्म करने के लिए, क्या ईरान मानता है कि नहीं। इसमें एक बात और जिक्र है कि कहां इस बारे में बातचीत होगी, क्योंकि अगर ईरान तैयार होता है बातचीत के लिए तो यह भी देखना होगा कि किस देश में बातचीत होगी, क्योंकि पाकिस्तान और दूसरे देशों की तरफ से भी ऑफर किया गया है। खासकर पाकिस्तान बहुत दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन मेजबान देश कौन होगा इस बारे में अब तक फैसला नहीं किया गया और अल जजीरा ने रॉयटर्स के हवाले से ये बताया है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात कहां होगी, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। इजराइल में है रिपोर्टर, दूसरी तरफ नहीं है, वहां से असली पिक्चर नहीं आ रही है ईरान की। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज की स्थिति इस पूरी जंग की आप क्या देख रहे हैं, जब 15 पॉइंट वाला एक प्रपोजल भेज दिया गया हो, जब 30 दिन के सीज फायर की बात हो रही। देखिए सीधी बात समझिए गौरव, ये झांसा है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना। क्यों चाहिए 1 महीना? किस चीज के लिए चाहिए? यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, यानी कि तेल के प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस दुनिया भर में स्टेबलाइज हो, यानी कि अमेरिका के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, और वहां पे जो अमेरिकन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस हैं, 31 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, 11 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, इन सब को काम पे लगाया जाए, खड़ग आइलैंड पे अटैक किया जाए, उसको कैप्चर किया, या जो भी अमेरिकन के इसमें प्लानिंग है अमेरिकन की कि हमें यह करना चाहिए। दिस इज बाइंग टाइम। वो समय खरीद रहे हैं। दे आर नॉट सीरियस अबाउट पीस, वो समय खरीद रहे हैं इस वक्त। तो 30 दिन का मतलब बहुत सीधा है कि और तैयारी होगी और बड़े हमले की तैयारी हो सकती है। हम अब आपको जंग के मैदान से हमारे जाबाज रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, रिफत अब्दुल्ला। तो बज गया है फिर से यहाँ पे सायरन, और अब लोग बंकरों में जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं और अभी बंकर में छुप रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जोरदार अटैक लॉन्च किया गया और ऐसा लगता है कि ये क्लस्टर बॉम्ब है। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल फिर से किया गया है और ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से ये आ रहा है। बिखर रहे हैं ये बॉम्ब, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया और अब होंगे जोरदार धमाके। ईरान की तरफ से फिर से इसराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। इस बार टेल अवीव पे फिर से अटैक किया गया, जो कल दिन में अटैक किया गया था। बताया जा रहा है कि वो कन्वेंशनल वॉरहेड था, लेकिन इस बार जो हमने आसमान में देखा वो बिल्कुल क्लस्टर बॉम्ब्स थे, क्योंकि जो मिसाइल आया उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब जो है इर्द गिर्द बिखरे और उसके बाद जोरदार धमाके हुए, कई धमाके हुए। उसका मतलब है कि जो क्लस्टर बॉम्ब थे वो फट रहे थे। तो फिलहाल ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। हालांकि इस्राएली फोर्सेस ने भी ईरान में कई हमले किए और दूसरी तरफ से नॉर्थ इसराइल में भी अटैक्स हुए। हिजबुल्लाह की तरफ से करीब 38 रॉकेट्स दागे गए नॉर्थ इसराइल पर। वहां पर एक महिला की मौत हुई है और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 38 रॉकेट्स दागे हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल पर, और अभी अभी जो हमला ईरान की तरफ से किया गया वो टेल अवीव पर ये मिसाइल दागा गया और हमने देखा कि ये क्लस्टर बॉम्ब था। कन्वेंशनल वॉरहेड का इस्तेमाल कल टेल अवीव पे किया गया था और अब फिर से ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। तो कमांड सेंटर में हम आपको ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर गौरव आर्य, कमांड सेंटर का ये पहला शो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ द डे आज क्या है? 4 बड़ी खबरों के बीच आपको क्या लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट आज क्या है?
मुझे ऐसा लगता है गौरव कि सबसे बड़ा जो पॉइंट आज हमने डिस्कस किया है जी। वो ये पॉइंट डिस्कस किया है कि सऊदी अरब कह रहा है कि छोड़ना मत ईरान को। सऊदी अरब कह रहा है बचने ना पाए क्योंकि ये जख्मी सांप है, अगर इसको छोड़ दिया तो वापस आके डसेगा, वापस आके मारेगा, इसको निपटाओ। और ये बात अब सऊदी अरब नहीं कह रहा है, ये लड़ाई शुरू होने से पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आधे दर्जन बार डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर चुके और बोला कि सर आप छोड़ना मत इनको, छोड़ना मत, और अपने एयरबेस भी अब आके दे दिया। आई थिंक दिस इज द मेन पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कमांड सेंटर में मेजर गौरव आर्य लगातार हैं और आपको ईरान के उस सीक्रेट नेटवर्क के बारे में बताएंगे जो ईरान की अदृश्य लाइफलाइन बना हुआ है। आखिर कैसे ईरान तेल का खेल अभी भी खेल रहा है और चीन तक कैसे पहुंच रहा है ईरान का कच्चा तेल, इस खास रिपोर्ट के जरिए। युद्ध की मार नहीं रुक रहा ईरान। समंदर में ईरान का सीक्रेट नेटवर्क। भीषण महायुद्ध जारी है, बारूदी वार पलटवार हो रहे हैं। जंग के बीच भी एक सवाल बार बार गौंथ रहा है कि आखिर ईरान के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। इन सब के पीछे है तेल। यही तेल ईरान के लिए जंग के बीच भी पैसा कमा रहा है और ये सब हो रहा है ईरान की सीक्रेट नेटवर्क से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान शैडो फ्लीट के जरिए तेल बेच रहा है। क्या है शैडो फ्लीट? ईरान के शैडो फ्लीट में करीब 400 से 430 तेल टैंकरों का एक नेटवर्क है। इसे ऑपरेट करता है ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो इसी नेटवर्क से हर साल 25 से 30 अरब डॉलर की कमाई हो रही है, जो ईरान की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि उसकी मिलिट्री ताकत को भी सपोर्ट करता है। और ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है चीन, जहां छोटी छोटी टीपॉट रिफाइनरी सस्ते दाम पर ईरानी क्रूड खरीद रही हैं। जहाजों को कैसे छिपाता है ईरान? शैडो फ्लीट के लिए ईरान ने एक ऐसा जटिल सिस्टम बनाया जिसे आसानी से नहीं पकड़ा जाता। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान शेल कंपनियों के जरिए अपने जहाजों को हांगकांग, UAE और पनामा जैसे देशों में रजिस्टर करता है। जांच में सामने आया कि करीब 62% जहाज फर्जी झंडे के तहत समंदर में चलते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए टैंकर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं या फर्जी लोकेशन दिखाते हैं, जिससे ये जहाज समुद्र में गायब हो जाते हैं। समुद्र के बीच एक और खेल होता है और वो है शिप टू शिप ट्रांसफर, यानी एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसी तेल को किसी और देश का बताकर बेचा जाता है। कई बार दूसरे तेल के साथ मिलाकर इसकी असल पहचान मिटा दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के बावजूद ये नेटवर्क हर दिन 13 से 16 लाख बैरल तेल सप्लाई कर रहा है। तो ये थी ईरान की अदृश्य लाइफलाइन जो ईरान को झुकने नहीं दे रही। और अब आपको समझाते हैं कि कैसे काम करती है ये डार्क फ्लीट। दरअसल ये सैकड़ों जहाजों का एक गुप्त नेटवर्क है जो खुले समुद्र में नियमों से बचकर काम करता है और इन जहाजों का असली मालिकाना छिपाया जाता है और फर्जी कागजात के जरिए इन्हें ऑपरेट किया जाता है। कमजोर नियम कानून वाले देशों में इन जहाजों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है और उस तरीके से ये पूरा खेल चलता है। और फिर ट्रैकिंग से बचने के लिए AIS ट्रांसपोंडर बंद कर दिए जाते हैं, यानी जहाज अचानक रडार से गायब हो जाते हैं और इसके बाद समुद्र के बीचों बीच जहाज से जहाज में तेल ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में तेल की असली पहचान भी छिपा दी जाती है, फिर यही तेल अलग अलग देशों में रीसेल किया जाता है। पैसा वहीं से आ रहा है। खास तौर पर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका जैसे क्षेत्रों में यह नेटवर्क सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी पूरी प्रक्रिया इतनी सुनियोजित तरीके से कि कागजों पर कुछ और समुद्र में कुछ और यही डार्क फ्लीट ईरान की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी अदृश्य लाइफलाइन बन चुकी है। तो क्या यही हो रहा है मेजर गौरव आर्य कि कैसे पैसा लेकर आना है? इतना आप कहिए कि फुल प्रूफ एक सिस्टम बना दिया गया जिसको क्रैक नहीं किया जा रहा या कर नहीं पा रहे? नहीं गौरव, ये सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है पहली चीज। हाँ, ये सिस्टम बहुत समय से चलता चला आ रहा है, ये अच्छा सिस्टम है, मजबूत है, लेकिन फुल प्रूफ नहीं है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जब वेनेजुएला का ऑपरेशन हुआ था उसके पहले अमेरिका ने क्रैकडाउन किया था और इसी शैडो फ्लीट जो कि रशियन चला रहे थे, अमेरिकन घुस गए, 6 या 8 जहाज पकड़े उन्होंने ये ऑपरेशन करने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ चलती हैं। कल अगर अमेरिका चाहे और सारे के सारे देशों के साथ, देखिए
आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल गए तो आप अरेबियन सी में आ गए, एक बार आप अरब सागर में निकल गए तो वहां पे लड़ाई हो नहीं रही है, तो वहां पे अमेरिका बिल्कुल, और निकलने का तरीका है नहीं इसके अलावा, आपको निकलना अरब सागर में है। अगर अरब सागर में आपने पूरा मामला कंट्रोल कर लिया कि जो भी शैडो फ्लीट है उसको चेकिंग करो, उसको बोर्ड करो, जो भी करो, चाहे इसका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट कुछ भी हो, आप ईरान के ऑयल आउटफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको चोक कर सकते हैं। वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने कार्रवाई शुरू कर दी तो यह काम भी हो जाएगा। चलिए कुछ और भी आपको अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जंग और प्रतिबंधों के बीच भी ईरान की अर्थव्यवस्था को रूस और चीन से सहारा तो मिल रहा है, नजर आ रहा है, या कहिए कि यह दावा किया जा रहा है। सबसे पहले बात सबसे बड़े खरीदार की, और सबसे बड़े खरीदार का हम जिक्र कर रहे हैं चीन। आपने जिक्र किया था शुरुआत में, मैं इसके ऊपर आऊंगा। क्या ये पर्दे के पीछे रहकर पूरी गेम को खेलने की या खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? चीन सबसे बड़ा खरीदार है, ईरान को चीन का साथ है। ईरान के तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है, वहां पैसा भी खूब आ रहा है। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन के पास जा रहा है। तो मतलब यह है कि पैसा तो वहां से खूब आ रहा होगा। मैं एक दो और पॉइंट है, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। ईरान भी इसमें छूट देता है, उसको भी पता है कि ये तो मेरा अब कहिए कि मित्र देश है, या फिर ये तो मेरे को दुनिया में और कौन सपोर्ट करेगा या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन की तरफ नजर है। लेन देन युआन जैसी और गैर डॉलर मुद्रा में किया जाता है, जो अमेरिका चाहता है कि डॉलर में कीजिए आप, वो नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या चीन, जो आप पर्दे के पीछे की बात कह रहे हैं, पर्दे के पीछे सपोर्ट और पर्दे के सामने तेल का व्यापार, क्या ये पूरा सिस्टम चीन और ईरान का? फिर से मैं इसमें सीधी बात बताना चाहूंगा गौरव, देखिए दो बातें। नंबर 1, क्या चाइना सपोर्ट कर रहा है और 90% ईरान का तेल चीन खरीदता है? बिल्कुल। लेकिन क्यों खरीदता है? क्योंकि और कोई नहीं खरीदता, और चाइना ही खरीद सकता है क्योंकि वो सैंक्शन्ड ऑयल है, उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। एक और चीज जो हम लोग कहते हैं ना कि चाइना मिसाइल सप्लाई कर रहा है, रशिया मिसाइल सप्लाई कर रहा है, किसके एवज में? भाईबंदी में तो कुछ नहीं होता, भाईबंदी में कुछ नहीं होता। और ईरान के पास पैसे नहीं है देने के लिए। ईरान के पास क्या है? तेल। अगर आप तेल रोक देते हैं ईरान का, अगर आपने ईरान का तेल रोक दिया तो चाइना भी मदद रोक देगा, क्योंकि चाइना मुफ्त में कभी कुछ नहीं करता, कोई भी देश नहीं करता। बिल्कुल, चाइना क्यों करेगा? तो ये इसकी एक नस है, अब इसकी नस ढूंढी जा रही है, और जब नस दबाएंगे तब चीख निकलेगी। मानिए चाइना मिसाइल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, माना चाइना पैसे दे रहा है रशिया को और कह रहा है कि क्रूज मिसाइल दो, बैलिस्टिक मिसाइल दो, और रशिया दे रहा है, ठीक है। लेकिन चाइना क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइना को तेल मिल रहा है, चाइना को तेल मिल रहा है, चाइना को तेल चाहिए। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, उसको अपनी ग्रोथ के लिए तेल चाहिए। आपने अगर वो तेल की सप्लाई लाइन बंद कर दी तो क्या फिर चाइना रशिया को बोलेगा कि इसको मिसाइल दो? तो ये सिस्टम ये चल रहा है कि तेल दो, पैसे नहीं, मिसाइल दो। बिल्कुल यही सिस्टम है। देखिए, कुछ तो कैपेसिटी ईरान की है, ईरान ने अपनी कैपेसिटी बनाई, शाहे ड्रोन्स और मिसाइल और ये सारी की सारी चीजें ये ईरान ने बनाई है, ये सच है। लेकिन वो कैपेसिटी लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी लिमिटेड है क्योंकि जहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे बम मारा गया है। रोज के रोज 100 हजार ड्रोन डालना पूरी दुनिया भर में, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाना, भाई वो ड्रोन जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। कितने हैं? 1000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने ड्रोन है आपके पास भाई? कभी ना कभी तो खत्म होंगे। और आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आपकी मैन्युफैक्चरिंग लगभग ठप कर रहे हैं वो लोग। तो ये माल कहां से आ रहा है? ये देखना, माल का जो स्रोत है, स्रोत को काटो। जी चलिए, अदृश्य लाइफलाइन का मैं जिक्र कर रहा हूं। ईरान की अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है, ये तस्वीर भी बता रही है, मेजर गौरव आर्य भी बता रहे हैं। इस बीच ईरान की अदृश्य लाइफलाइन अब दुनिया के सामने आ रही है। सख्त प्रतिबंधों और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच ईरान ने फाइनेंस का एक नया रास्ता खोज निकाला है, और वो है बिटकॉइन माइनिंग। जी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए बिटकॉइन माइनिंग को हथियार बनाया जा रहा है। मैं जिक्र करूंगा बिटकॉइन का। बिटकॉइन माइनिंग अब ईरान के लिए केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फाइनेंस का हथियार भी बन चुकी है। बड़े पैमाने पर माइनिंग करके ईरानी डिजिटल करेंसी को तैयार किया जा रहा है। दावा यह है कि एक बिटकॉइन को करीब $1300 की लागत से तैयार किया जा सकता है, जबकि बाजार में इसकी कीमत $73,000 के आसपास है। यानी हर कॉइन पर भारी मुनाफे की संभावना साफ तौर पर नजर आती है। चलिए, अगला पॉइंट यह है कि यह पूरा फंड सीधे सरकार के कंट्रोल वाले डिजिटल वॉलेट में पहुंचता है। यानी कि पैसा आपने पीछे के रास्ते से कमाया और सीधा कंट्रोल सरकार का, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। इन वॉलेट्स के जरिए ईरान विदेशों में मशीनरी, ईंधन और सैन्य उपकरण खरीद रहा है। सबसे अहम बात यह कि यह पूरा ट्रांजैक्शन पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो रहा है, जहां स्विफ्ट या फिर डॉलर का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। यानी एक ऐसा फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार हो रहा है या हो चुका है जिसे रोकना आसान नहीं।
2025 का मैं जिक्र करूंगा, पिछले साल का। 2025 में ईरान का यह सिस्टम जो क्रिप्टो सिस्टम है करीब 7.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया और केवल एक साल में ही 3 अरब डॉलर से ज्यादा का लेन देन दर्ज किया गया। बहुत बड़ी अमाउंट है। तो क्या ये एक तरह से अलग ही करेंसी को ऑपरेट करके ईरान खुद के सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है? जी कोई नई बात नहीं है, यही काम तो ईरान तेल से कर रहा है। जो ईरान बिटकॉइन से कर रहा है वही काम तेल से कर रहा है कि भाई जब आप ये कहते हैं कि आप स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर हैं, आपको लॉकआउट कर दिया है। रशिया क्या कर रहा है? रशिया भी तो यही कर रहा है साहब। रशिया को आपने बोला कि आपके ऊपर सैंक्शन है, आप रशिया में जाके अपना नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड है रशिया में आपका स्वाइप नहीं होता क्योंकि आप पूरे नेटवर्क से बाहर हैं। रशिया के, आप दुनिया के नेटवर्क से रशिया बाहर है तो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चलता। तो रशिया ने अपने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए हैं। वैसे ही ईरान अपने ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है। इन ऑल्टरनेट को अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज किस, एक तो ट्रंप अगर सारे नेटो कंट्रीज को और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर एक साथ लेकर चले तो फिर बहुत फायदा हो सकता है और ये लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ट्रंप इज अ वेरी मर्क्यूरियल सॉर्ट ऑफ अ गाय। वो आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, जिनसे मदद मांगता है शाम को उनकी बेइज्जती करता है। तो ये लगातार दर लगातार जो ट्रंप के रूप देखने को मिलते हैं, लोग इससे डरे हुए हैं कि पता नहीं प्रेसिडेंट साहब शाम को क्या कर देंगे, कल सुबह क्या कर देंगे। लेकिन ये जो आपने बिटकॉइन की बात करी, क्रिप्टो करेंसी की बात करी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ईरान अपने दूसरे रास्ते खोज रहा है, लेकिन आज से नहीं खोज रहा साहब, आज से नहीं खोज रहा। ये डॉलर के या स्विफ्ट के पूरे इकोसिस्टम से बाहर होना है तो बहुत पुरानी बात है इनके लिए। तो इन्होंने अपना एक पैरेलल इकोसिस्टम बना लिया। जी इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। यूएन में मुस्लिम देश आमने सामने हुए। ईरान के हमलों पर कतर और सऊदी अरब का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। यूएन में सऊदी कतर की ईरान को दो टूक और दो टूक में साफ कहा गया है कि हम अब चुप नहीं रह सकते। तो यह जंग अगले पड़ाव की ओर या कहिए कि और भयानक होती हुई नजर आ सकती है आने वाले दिनों में। यूएन में सऊदी और कतर की तरफ से ईरान के ऊपर अपना गुस्सा निकाला गया और ईरान के हमलों पर फूटा है कतर और सऊदी अरब का गुस्सा। और यूएन में सऊदी कतर ने ईरान को दो टूक कह दिया कि अब हम चुप नहीं रह सकते। और इस सब के बीच इजराइल डिफेंस फोर्स का एक दावा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर। दावा किया गया है कि उसकी एयरफोर्स ने तेहरान में 2 अहम नौसैनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन ठिकानों पर सटीक मिसाइलें दागी हैं, हमले किए हैं। इन ठिकानों का इस्तेमाल लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें बनाने में होता था जो समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना साध सकती हैं। इजराइल एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने इन सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाकर ईरान की मिसाइल क्षमता पर बड़ा प्रहार किया है। एक बड़ी खबर है इस समय, जिस तरह से अटैक किया गया है तेहरान या फिर कहिए कि ईरान को टारगेट किया गया है, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तो तेहरान में एक बड़ा हमला और उसकी वजह से जो उत्पादन हो रहा था, जिससे मिसाइलें बनाकर दागी जा रही थी इजराइल के ऊपर खास तौर पर, उसी को ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और इस दावे के बाद क्या पलटवार ईरान की तरफ से कुछ किया जाएगा, उसके ऊपर सबकी नजर अब बनी हुई। और एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, यूएस के शांति प्रस्ताव पर पाकिस्तान के बाद अब तुर्की ने भी दावा कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है इस समय। पाकिस्तान कह रहा है हमारे देश में आइए, हम मध्यस्थता करेंगे, लेकिन तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है। तुर्की ये कह रहा है, तुर्की ने कहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कर रहा है, दोनों के बीच मैसेज पास किए जा रहे हैं तुर्की की तरफ से। तो तुर्की का दावा और इस बीच पाकिस्तान का आप कहिए मध्यस्थता वाला ऑफर। कहां होती है बातचीत? अगर बातचीत हुई तो कौन सी सरजमी पर होगी, कौन से देश में होगी, वो तुर्की में होगी या फिर पाकिस्तान की धरती पर होगी, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अब तक लग रहा था कि केवल पाकिस्तान इस रेस में है जो मध्यस्थता करना चाहता है, लेकिन एक और देश की एंट्री अब ईरान अमेरिका के बीच जो बातचीत की बात चल रही है उसमें एक और देश की एंट्री हो चुकी है और नाम है तुर्की। एक और बड़ी खबर इस बीच, चीन ने भी सीजफायर की हिमायत की है। 30 दिन के सीजफायर का जिक्र हो रहा है और चीन भी इसके समर्थन में है। ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान सामने आया और चीन की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि लड़ने से बेहतर है बातचीत कीजिए। चीन की तरफ से कहा गया कि सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। तो क्या सीजफायर की हिमायत के बाद, चीन की हिमायत के बाद अब जंग उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां पर ब्रेक लग जाएगी, सीज फायर हो जाएगा?
और वक्त तो चला आपसे इजाजत लेने का। मेजर गौरव आर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमांड सेंटर में जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें हमने की हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।